This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे हत्याकांड की है जो कि जर्मनी के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है और जिसकी गुत्थी आज भी अनसुलझी है। ये कैसे कत्ल की कहानी है कि आप इसके जितना अंदर घुसोगे ये उतनी ही उलझती जाती है। पर इस केस को लेकर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये अनसुलझा है, बल्कि इस केस में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब रहस्यमय था। तो आखिर क्या था ये केस? जर्मनी में एक बहुत ही मशहूर शहर है म्यूनिक, जो कि जर्मनी के राज्य बवेरिया की राजधानी है। इसी बवेरिया राज्य में म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर ग्रोबर नाम का एक छोटा सा गांव पड़ता है। ये बात है साल 1921 की। साल 1921 में इस गांव से थोड़ा हटकर बाहर की तरफ 500 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस हुआ करता था, जिसका नाम था इंतकीफे, जो 3 तरफ से घने जंगलों से घिरा था। बस एक तरफ थोड़ा खाली था, जिस तरह ग्रोबन गांव पड़ता था। इसके अलावा यह इकलौता फार्म हाउस था उस जगह पर, क्योंकि उस फार्म हाउस के आसपास 500 मीटर की दूरी तक और कोई दूसरा घर नहीं था। उस फार्म हाउस में एक किसान परिवार रहा करता था, जिनमें से एक था उस परिवार का मुखिया 63 साल का एंड्रियास ग्रुबर, एक उसकी पत्नी काजिलिया जिसकी उम्र थी 72 साल, एक उन दोनों की बेटी 35 साल की विक्टोरिया गैब्रियल जो कि एक विधवा थी। इसके अलावा विक्टोरिया गैब्रियल के 2 बच्चे, एक 7 साल की बेटी लिया गैब्रियल और एक 2.5 साल का बेटा जोसेफ, और एक उस घर की मेड 24 साल की सिंगर जो कि उसी घर में रहा करती थी। तो कुल मिलाकर उस फार्म हाउस में टोटल 6 लोग रहते थे। पति, पत्नी, उनकी एक विधवा बेटी, उसके 2 बच्चे और एक घर की नौकरानी। वो परिवार अच्छा खासा पैसा वाला था। उनके पास कई खेत खलिहान, गाय, भैंसे, घोड़े और पालतू जानवर थे। मगर जो एंड्रियास ग्रुबर था उसका बर्ताव बहुत ही गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पे बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, जिसकी वजह से ग्रोबन गांव के लोगों से भी अक्सर उसका झगड़ा होता ही रहता था। इसलिए गांव के जो लोग थे वो को पसंद नहीं करते थे और उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। हालांकि इसके गुस्सैल बर्ताव के अलावा एक और ऐसी चीज थी जिसकी वजह से गांव वाले उसे नापसंद करते थे। पर वो चीज क्या थी उसकी कहानी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अब तक उस परिवार में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। दरअसल हुआ है कि एक रात जब सारे घर वाले सो रहे थे तो अचानक से घर की जो मेड थी ग्रेस इन श्रीनगर, उसे एहसास होता है कि फार्म हाउस के अटारी में कोई है, क्योंकि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हटाई जो है वो दरअसल घर का एक ऊपरी हिस्सा होता है, और क्योंकि उन दिनों ज्यादातर घर झोपड़ी नुमा होते थे तो हर घर में यह अटारी अक्सर होती थी। तो जब नौकरानी ने फार्म हाउस के आटे से किसी के कदमों की आहट सुनी तो पहली बार तो उसने उसे अनसुना कर दिया, मगर थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से लगा के हटानी में कोई चल रहा है और इस बार वो डर गई। इसके बाद वह अपने कमरे से उठी और एनडीएस गुरुवार को जगाकर उसे ये बात बताए। मेड की बात सुनने के बाद सीढ़ी से ऊपर अटारी में चेक करने के लिए जाता है, पर उसे अटारी के अंदर कोई नजर नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि अटारी में बहुत सारा सामान था जिसके पीछे कोई छुप गया हो, बल्कि उस फार्म हाउस के अटारी में मुश्किल से इक्का दुक्का सामान था। तो पूरी अटारी में चेक करने के बाद इंडिया वापस नीचे आता है और अपनी नौकरानी को समझाता है कि ऊपर कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, इसलिए सो जाओ। एनडीएस की बात सुनने के बाद मेड वापस अपने कमरे में चली जाती है, पर उस पूरी रात वह डर की वजह से सो नहीं पाती। खैर, इसके बाद अगले कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। मगर फिर एक दिन जब एंड्रियास ग्रोवर और उसका पूरा परिवार खेत में काम करने गया हुआ था और वो नौकरानी घर पर अकेली थी, तब उसे एक बार फिर फार्म हाउस की थाली से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद उसे लगा कि फार्म हाउस के दूसरे कमरे में कोई चल रहा हो, जिसकी वजह से वो बहुत डर गई। एनडीएस ने एक बार फिर पूरी अटारी का एक एक कोना छान मारा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। मगर अभी ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अक्सर रात के वक्त ये जब भी वो नौकरानी घर में अकेली होती तो उसे हमेशा लगता है कि घर में कोई और भी है, और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे देख रही हो, जिसकी वजह से वो इतना डर जाती कि रात रात भर वो सो नहीं पाती। और क्योंकि कई बार ढूंढने पर भी एक्ट्रेस को पूरे फार्म हाउस की अटारी या पूरे फार्म हाउस में कोई नहीं मिला, इसलिए धीरे धीरे अब उस नौकरानी को लगने लगा कि इस घर में जरूर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया है। इसलिए उसने नौकरानी का काम छोड़ने का फैसला कर लिया और अगस्त 1921 के अंत में फार्म को छोड़कर चली गई। खैर, उसके जाने के बाद अब दूसरी नौकरानी की तलाश करने लगा।
मगर तब तक पूरे गांव और उसके आसपास में ये बात फैल गई कि इंटरकाइफेक्ट फार्म के अंदर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो इसलिए क्योंकि जब कुछ लोगों ने नौकरानी का काम छोड़ने का कारण पूछा तो उसने जो कुछ भी उस फॉर्म में सुना या महसूस किया वो सब बता दिया। और गाँव में ये सब बातें कितनी तेजी से फैलती है वो तो आपको पता ही है। इसलिए आपको दूसरी नौकरानी की तलाश करने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई भी उस भूतिया और सुनसान फार्म हाउस में काम करने को राजी नहीं था। हालांकि जब कुछ लोगों ने इंडिया से इस बारे में पूछा तो वह गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ये सब बकवास है और उसके फार्म हाउस में कोई भूत नहीं है। खैर, इसके बाद अगले कुछ महीने और गुजर जाते हैं, मगर तब भी ग्रोवर को घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी नहीं मिलती। मगर इसी बीच एक रात होता यह है कि जब एंड्रियास और उसका पूरा परिवार सो रहा था तो अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे भी फार्म हाउस की अटारी से किसी के चलने की आवाज आती है। इसके बाद वो अपनी पत्थर को उठाता है तो उसे भी वो आवाज सुनाई देती है, पर जब वो चेक करने के लिए फार्म हाउस के अटारी में जाता है तो इस बार भी उसे कोई नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आता कि अगर अभी उसकी अटारी में कोई था और वहाँ कोई छुपने की जगह भी नहीं है तो वो जो भी था वो आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गया। खैर, इसके बाद वह रात बीत जाती है और अगला दिन आता है, मगर अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उस फार्म हाउस में और अजीब चीजें होने लगी। अब उस घर के जो सामान थे वो भी इधर उधर होने लगे। कई बार वो देखता है कि जो सामान खेत पर जाने से पहले उसने कहीं और रखा था वो अब दूसरी जगह पर रखा हुआ है, जबकि उस दौरान घर में कोई नहीं होता। इसके अलावा कई बार जब ग्रोवर और उसका पूरा परिवार खेतों से काम करके वापस अपने घर पहुंचता तो देखता है कि उनकी गाय, भैंसे और घोड़े बाहर मैदान में घास चर रहे हैं, जबकि वो अपने सभी पालतू जानवरों को अंदर भाड़े में छोड़कर गया था। ये सब देखकर उसे बड़ी हैरानी होती और उसे समझ नहीं आता कि जब उसका पूरा परिवार खेत में था तो आखिर इन जानवरों को किसने खोला। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और मार्च का महीना आ जाता है। मार्च 1922। इसी मार्च के महीने में एक दिन जब एंड्रियास ग्रुबर अपने फार्म में घूम रहा था तो अचानक से उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। मगर जब उसने उस अखबार को उठाया तो वो चौंक गया, क्योंकि ये अखबार वो अखबार नहीं था जो अक्सर न्यूज़पेपर वाला उसके घर में डाला करता था, बल्कि ये अखबार म्यूनिख का अखबार था जो कि उसके फार्म हाउस से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। उसे लगा कि शायद घर का कोई और मेंबर उस अखबार को लेकर आया हो, पर जब उसने इस बारे में अपनी पत्नी और अपनी बेटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस अखबार को नहीं लाए। इसके बाद एंड्रियास ने सोचा कि शायद अखबार वाले ने गलती से ये न्यूज़पेपर किसी और घर की बजाय उसके घर पर डाल दिया होगा। अगले दिन जब उसने इस बारे में अखबार वाले से पूछा तो उसने कहा कि वो गलती से इस न्यूज़पेपर को उसके घर पे डाल ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो वो इस पर्टिकुलर अखबार की डिलीवरी करता है और ना ही पूरे गाँव में कोई और इस अखबार को मंगाता है। ये सुनकर एंड्रियास सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। इसके कुछ दिनों बाद ही उसके घर से जो मेन दरवाजे की चाबी थी वो भी अचानक से गायब हो गई, और जब उसने इस बारे में घर वालों से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि घर वालों ने कसम भी खाई कि उन्होंने घर की चाबी को छुआ तक नहीं, और उसके गुस्से से तो घर वाले वाकिफ थे ही, इसलिए वो गलती से भी उससे झूठ नहीं बोल सकते थे। फिर इसी मार्च के महीने में एक और अजीब चीज हुआ है कि एक दिन सुबह सुबह एंड्रियास ग्रुबर पर जब उठकर बाहर आया तो पता चला कि पिछली रात बर्फ गिरी थी। इसके बाद जब वो फार्म हाउस के मशीन रूम की तरफ गया तो उसने देखा कि उस ताज़ा बर्फ पर किसी के पैर के निशान बने हुए हैं, जो कि घर के पीछे जो जंगल था वहां से चलकर उसके मशीन रूम की तरफ जा रहे हैं, और मशीन रूम के कमरे का जो ताला था वो भी टूटा हुआ है। इसके बाद उसने घर के चारों तरफ चेक किया, मगर उसे पूरे बर्फ पर घर से बाहर जाने के कोई पैर के निशान नहीं मिले, जिसके बाद उसे यकीन हो गया कि जो भी रात में उसके फार्म हाउस में आया है वो अभी भी उसी घर में मौजूद है। इसलिए अब उसने पूरे फार्म हाउस को खंगालना शुरू किया, पर घर के हर एक कमरे के कोने कोने को छानने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। अब उसे डर सताने लगा कि कहीं सच में उसके घर में तो कोई नहीं है। कमाल की बात यह थी कि उस फार्म हाउस में एक कुत्ता भी था जो कि बहुत ही खतरनाक था, और उस घर में आने जाने वाले हर अजनबी के ऊपर ऐसे भौंकता था जैसे कि उसे खा जाएगा। मगर पिछले 6 महीने से उस घर में जो अजीब चीजें हो रही थी वो चाहे जो भी कर रहा था, पर आज तक उस कुत्ते ने उसके ऊपर भौंका तक नहीं, और ना ही पिछली रात उसने किसी पर भौंका। एंड्रियास ग्रुबर एक बर्फ के ऊपर पैरों के निशान वाली बात अपने 2 पड़ोसी लॉरेंस रिटनबावर और जेकब सिंगल को बताता है। की बात सुनकर उन दोनों को लगा कि ये शायद किसी चोर उचक्के का काम है, इसलिए लॉरेंस ने उससे कहा कि वो चाहे तो सेफ्टी के लिए उसकी बंदूक रख सकता है, पर एंड्रियास साफ मना कर दिया। अब एंड्रियास ने ऐसा अपने ईगो की वजह से किया या फिर किसी और वजह से ये तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक ले लेनी चाहिए थी।
खैर, इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं और तारीख आती है 31 मार्च 1922 की, और पिछले लगभग 6 महीनों के बाद पहली बार ऐसा कोई दिन आया था जब वो पूरा परिवार खुश हुआ था, क्योंकि उस दिन उनकी नई नौकरानी आने वाली थी जिसकी तलाश वो पिछले लगभग 6 महीनों से कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से नौकरानी के बिना घर का काम मैनेज कर रहे थे। जो नई मेड उस घर में आने वाली थी उसका नाम था मारिया बॉमगार्टनर, जिसकी उम्र थी लगभग 44 साल। मारियो कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो फार्म हाउस हॉन्टेड है या नहीं, या फिर पिछले 6 महीनों से उस घर में क्या चल रहा है। तो शुक्रवार 31 मार्च 1922 की शाम करीब 5 बजे के आसपास नई मेड मारिया बॉमगार्टनर अपनी बहन फ्रांसिस्का शैफनर के साथ ही हिंटरकैफे फार्म पहुंची। उन्होंने जो फॉर्मेलिटी होती है उसे पूरा किया और घर के सभी लोगों से मुलाकात की, और इन सब में करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया। लगभग 6 बजे के आसपास फ्रांसिस्का अपनी बहन मारिया को उस फार्म हाउस में छोड़कर वापस मूल रेड की तरफ निकल गई जहां उसका घर था, और अब उस फार्म हाउस में टोटल 6 लोग बचे हैं। पति, पत्नी, एक बेटी, उसके 2 बच्चे और एक नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर। इसके बाद 31 मार्च 1922 की वो रात बीत जाती है और अगली तारीख आती है, यानी शनिवार 1 अप्रैल 1922 की। शनिवार 1 अप्रैल 1922 को 2 भाई हंस शिरोव्स्की एंड एडवार्ड शिरोव्स्की, जो कि कॉफी बेचा करते थे, वो दोनों भाई दोपहर के वक्त हिंटरकैफे पहुंचते हैं, क्योंकि एंड्रियास ग्रुबर को उनसे कॉफी खरीदनी थी और उसने उन्हें कुछ दिनों पहले आने के लिए कहा था। बाद उन दोनों ने फार्म हाउस के चारों तरफ चक्कर लगाया और हर खिड़की हर दरवाजे को चेक किया, पर सभी दरवाजे और खिड़की अंदर से बंद थे। सिर्फ एक मशीन रूम का दरवाजा खुला था जिसमें वो अनाज काटने वाली मशीन और आजा वगैरह रखा करते थे, पर उस मशीन रूम में भी उन्हें कोई नहीं मिला। तो हर जगह ढूंढने के बाद भी जब उन्हें वहां कोई नहीं मिला तो थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई वापस लौट गए। इसके बाद शाम को लगभग 5 बजे के आसपास 2 शिकारी जो कि जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, वो उस फार्म हाउस के सामने से गुजरे, तो उन्होंने सोचा कि जंगल में जाने से पहले यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले लिए जाएं। मगर उन्हें भी पूरा फार्म हाउस मिला और दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने नहीं खोला, इसलिए वो भी बिना कुछ खरीदे जंगल की तरफ चल दिए। इसके बाद रात लगभग 11:30 बजे के करीब माइकल प्रोकल नाम का एक कारपेंटर अपने घर की तरफ जा रहा था। इत्तेफाक से उसके घर का रास्ता हिंटरकैफे फार्म के बिल्कुल सामने से तो नहीं, पर थोड़ी दूर से गुजरता था। तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे दूर से दिखाई दिया कि फार्म हाउस का जो किचन है उसके अंदर लाइट जली हुई है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात गए एंड्रियास ग्रुबर या उसके घर वाले किचन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों शाम होते ही लोग अपना काम खत्म करके सो जाया करते थे। पर फिर उसे लगा कि हो सकता है कोई काम रह गया हो, उसे कर रहे हो, या फिर कल के काम की तैयारी कर रहे हो। ये सोचकर वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर तभी वो अचानक से रुक गया क्योंकि उसे हवा में एक गंदी स्मेल आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ा हुआ मांस जला रहा हो। इसके बाद जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि ये स्मेल हिंटरकैफे फार्म के किचन की जो चिमनी से धुआं निकल रहा था उससे आ रही है। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो ये पता करने के लिए उस फार्म हाउस की तरफ चल दिया। मगर वो जैसे ही फार्म हाउस के करीब पहुंचा, उसे अंधेरे में एक आदमी नजर आया जिसका चेहरा उस अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उस आदमी ने अपने हाथ में एक टॉर्च भी ले रखी थी जिसकी रोशनी वो सीधा उस बढ़ई के चेहरे पर मार रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना और भी मुश्किल था। उस बढ़ई को लगा कि वो आदमी शायद एंड्रियास ग्रुबर है, इसलिए उसने उससे पूछा कि सब कुछ ठीक है ना, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया और वो आदमी शायद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब वो आदमी उस कारपेंटर के थोड़ा और करीब आया तो उसने देखा कि उस आदमी के दूसरे हाथ में किसी तरह का हथियार भी है, इसलिए वो डर गया और वहां से घर की तरफ भाग गया। खैर, अब अगला दिन यानी 2 अप्रैल 1922 की तारीख आती है और उस दिन संडे था। हर संडे की तरह उस संडे भी सुबह सुबह 2 औरतें एंड्रियास की बेटी विक्टोरिया गैब्रियल को चर्च जाने के लिए लेने पहुंची, क्योंकि विक्टोरिया जो है वो हर संडे कुछ और औरतों और लड़कियों के साथ मिलकर चर्च में गाना गाया करती थी। आमतौर पर विक्टोरिया पहले से ही अपने घर के बाहर उन औरतों का इंतजार किया करती थी, जिसके बाद वो तीनों एक साथ चर्च जाया करते थे, पर इत्तेफाक से उस सुबह विक्टोरिया वहां नहीं थी। उन औरतों ने काफी देर विक्टोरिया का इंतजार किया, पर जब फार्म हाउस से कोई नहीं आया तो उन्हें लगा कि शायद विक्टोरिया पहले ही चर्च चली गई या फिर बाद में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आएगी, इसलिए वो दोनों बिना विक्टोरिया को लिए ही चर्च चले गए। पर जब वो चर्च पहुंची तो उन्हें वहां भी विक्टोरिया नहीं मिली। यहाँ तक कि पूरी प्रेयर खत्म हो गई, पर गांव वालों को एंड्रियास ग्रुबर और उसके परिवार का एक भी शख्स नजर नहीं आया। और ये बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि एंड्रियास गुरुवार और उसका पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक था और कभी भी प्रेयर मिस नहीं करता था। फिर उसी दिन दोपहर में उसके पड़ोसी जेकब सिंगल का एक बेटा लाड़ खरीदने के लिए हिटलर का फार्म पहुंचता है।
लाड़ जो है वो दरअसल सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। तो जब वो फार्म हाउस में लाड़ लेने पहुंचा तो उसे भी वहां कोई नजर नहीं आया और ना ही दरवाजा पीटने पर किसी ने अंदर से दरवाजा खोला। हालांकि उसने देखा कि फार्म के जो जानवर थे वो अपने बारे में अपना घास और भूसा वगैरह खा रहे थे और उनके पीने के लिए पानी भी रखा हुआ था और कुछ जानवर बाहर खुले मैदान में भी घास खा रहे थे। उसे लगा कि पूरा परिवार शायद खेत में काम करने गया होगा, इसलिए वो वापस लौट गया। अगले दिन यानी सोमवार 3 अप्रैल 1922 को पोस्टमैन जोसेफ मेयर जो कि इस फार्म हाउस में अखबार पहुंचाया करता था, वो जब सुबह सुबह अखबार लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि जो अखबार उसने शनिवार को डाला था वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है और उसे किसी ने छुआ तक नहीं। उसे लगा कि शायद पूरा परिवार कहीं गया हुआ है, पर जब उसने किचन की खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि वहां आधा खाया हुआ खाना रखा था और अंदर से खाने की खुशबू भी आ रही थी, जैसे कि किसी ने अभी अभी खाना बनाया हो। उसे थोड़ा इंतजार किया कि शायद कोई बाहर आएगा, पर जब कोई नहीं आया तो वह भी वापस चला गया। तो अब तक लगभग 3 दिन बीत चुके थे और बीते 3 दिनों में किसी ने भी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था। हालांकि इस बीच गांव वालों ने कई बार फार्म हाउस की चिमनी से धुआं जरूर निकलते हुए देखा, इसलिए उन्हें कुछ शक नहीं हुआ और उन्होंने ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं। इसके बाद अब अगला दिन आता है यानी 4 अप्रैल 1922। मंगलवार 4 अप्रैल 1922 की सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे o'clock के आसपास एल्बर्ट हाफ नाम का एक मैकेनिक मशीन ठीक करने के लिए हिंटरकैफेक फार्म पहुंचता है और उसे काफी दिन पहले एंड्रियास ग्रुबर ने एक खराब मशीन टेक करने के लिए बुलाया था। एल्बर्ट ऑफ ऑनर जब वहां पहुंचा तो उसे भी पूरे फार्म हाउस में कोई नहीं दिखा और फार्म हाउस के सारे खिड़की दरवाजे भी बंद थे और सारे जानवर भी अंदर बारे में थे। उसे थोड़ी देर इंतजार किया कि कोई आ जाए, पर जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया तो वो मशीन रूम की तरफ चला गया और देखा कि मशीन रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वो मशीन भी उसी कमरे में है जिसे ठीक करने के लिए ग्रेस में उसे बुलाया था। इसलिए वो मशीन ठीक करने में लग गया। वो अगले लगभग 4 घंटे तक मशीन का काम करता रहा और इस दौरान उसने मशीन को कई बार चलाकर भी देखा, जिसकी वजह से काफी शोर भी हो रहा था। मगर बावजूद इसके इन 4 घंटों में कोई भी उसके पास नहीं आया। लगभग 1:30 बजे के आसपास जब एल्बर्ट अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि फार्म हाउस का जो कुत्ता था वो मेन दरवाजे के सामने बंधा हुआ है, जो कि पहले अंदर बारे में था, और वो कुत्ता उसके ऊपर बुरी तरह भौंक रहा था। कुत्ते को बाहर बंधा देख उसे लगा कि फार्म हाउस के लोग वापस आ गए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुत्ता खुद ब खुद बाहर आकर बन जाएगा। मगर जो घर का मेन दरवाजा था वो अभी भी बंद था, इसलिए वो फार्म हाउस के पीछे की तरफ गया तो उसने देखा कि जो बाड़े का दरवाजा है वो भी खुला हुआ है, जो कि पहले बंद था। इसके बाद उसने एंड्रियास ग्रुबर को आवाज लगाई और घर के दूसरे दरवाजे को भी पीटा, तो अंदर से किसी ने जवाब दिया और ना ही किसी ने गेट खोला, इसलिए वो वापस लौट गया क्योंकि उसे कहीं और भी काम करना था और वो लेट हो रहा था। मगर वापस जाते टाइम उसने हिंटरकैफेक हाउस में जो कुछ भी देखा वो बात ग्रुबर गांव के कुछ लोगों को बताया और साथ में ये भी बताया कि फार्म हाउस में कई घंटे रुकने के बावजूद भी उसे वहां कोई इंसान नहीं दिखा। उन गांव वालों में से एक लॉरेंस रिटनबावर भी था और उसे भी एहसास हुआ कि पिछले 4 दिनों से उसने भी उस फार्म हाउस के किसी भी इंसान को नहीं देखा। इसके अलावा जब उसका बेटा स्कूल से वापस लौटा तो उसने बताया कि काजिलिया गैब्रियल, जो कि विधवा बेटी विक्टोरिया गैब्रियल की बेटी थी और जो उसी स्कूल में पढ़ती थी जिससे स्कूल में लॉरेंस का बेटा पढ़ता था, वो आज भी स्कूल नहीं आई, बल्कि वह पिछले 4 दिनों से एब्सेंट चल रही है, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करती थी। ये सुनने के बाद लॉरेंस दोपहर लगभग 3:30 बजे अपने 2 बेटों को ही हिंटरकैफेक में ये चेक करने के लिए भेजता है कि कोई वहां है या नहीं, पर उन्हें भी वहां कोई नहीं मिलता। हालांकि जब वो वहां गए तो इस बार उन्होंने देखा कि घर का कुत्ता फिर से वापस बारे में बंधा था और अंदर से ही उनके ऊपर भौंक रहा था। अब लॉरेंस ने ये बात अपने पड़ोसी जेकब सिंगल को बताई तो उसने कहा कि हाँ, उसका बेटा भी परसों हिंटरकैफेक फार्म गया था तो उसे भी वहां कोई नहीं दिखा और न ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। तो सारी सिचुएशन देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि जरूर मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये तय हुआ कि वो अब खुद ही वहां जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। जिसके बाद शाम करीब 5 बजे लॉरेंस रिटनबावर और जेकब सिंगल आपने एक और पड़ोसी माइकल पॉल के साथ हिंटरकैफेक वो तीनों वहां पहुंचे तो उन्हें भी फार्म हाउस के बाहर कोई नहीं दिखा। फिर उनकी नजर अखबार पर गई तो उन्होंने देखा कि पिछले 3 दिनों का अखबार वहीं पड़ा हुआ है। इसके बाद वो तीनों फार्म हाउस के पीछे जहां बाड़ा था उस तरफ पहुंच गए तो देखा कि बाड़े का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो तीनों उस बाड़े में दाखिल होते हैं, पर कमरे में ना के बराबर रोशनी थी क्योंकि उस वक्त तक बाहर भी लगभग अंधेरा हो ही चुका था। उस बाड़े का जो पहला कमरा था उस कमरे में जानवरों का खाना जैसे घास फूस वगैरह रखे थे और उसी के आगे वाले कमरे में सारे जानवर बंधे थे।
तो वो जैसे ही पहले कमरे के अंदर घुसे, लोरेन का पैर अंधेरे में अचानक से किसी चीज से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर के नीचे कोई चीज आई हो, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस चीज के ऊपर से होते हुए आगे जानवरों के बाड़ी में चला गया। इसके बाद ठीक यही चीज माइकल पॉल के साथ भी हुई और वो भी अंधेरे में गिरते गिरते बचा। मगर जब उसने ध्यान से देखा कि वो आखिर किससे टकराया है, तो उसे जमीन पर फैली घास के अंदर से बाहर निकला हुआ एक इंसानी पैर नजर आया। इसके बाद उसने अपने बाकी दोनों पड़ोसियों को बुलाया और जब लॉरेंस ने वहां की घास को हटाया तो अंदर से एंड्रेस ग्रोवर की लाश निकली। इसके बाद जब लॉरेन ने थोड़ी और घास हटाई तो ओशमैंड्रियास ग्रोवर की पत्नी, उसकी बेटी विक्टोरिया, गैब्रियल और विक्टोरिया की बेटी का भी लाश मिला। लॉरेन जिस चीज के ऊपर से पैर रखकर आगे चला गया था वो इन्हीं 4 लाशों में से किसी एक की लाश थी। सभी 4 लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी और इन चारों लाशों का सिर बुरी तरह फट पड़ा था और पूरे फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। इसके बाद लॉरेंस ने सभी लाशों को उलट पलट कर देखा कि शायद किसी में जान बची हो, पर अफसोस की सब मर चुके थे। फिर लॉरेंस के कहने पर जेकब सिंगल और माइकल पॉल उस फार्म हाउस के मेन दरवाजे पर पहुंच गए और लॉरेंस बाड़े के अंदर से होते हुए फार्म हाउस के मेन एरिया में दाखिल हुआ, जहां सबके बेडरूम वगैरह थे, और फिर अंदर से फार्म हाउस का मेन दरवाजा भी खोल दिया। जिसके बाद जेकब सिंगल और माइकल पॉल भी फार्म हाउस के अंदर आ गए। अंदर जब वो तीनों विक्टोरिया गैब्रियल के कमरे में पहुंचे तो वहां से उन्हें 5वीं लाश मिली, जो कि विक्टोरिया के 2.5 साल के बेटे जोसेफ की थी और वो अपने पालने में मरा हुआ था और उसका सिर भी फटा पड़ा था। अब उन्हें लगा कि शायद इन सब के पीछे घर की नहीं नौकरानी का हाथ है, इसलिए वो तीनों घर के दूसरे कमरों को चेक करने लगे। लेकिन जब वो किचन के बगल में बने सर्वेंट रूम के पास पहुंचे तो उन्हें चादर के अंदर से बाहर निकली हुई एक टांग नजर आई और जब उन्होंने उस चादर को हटाया तो उसके नीचे से नई मेड मारिया बॉमगार्टनर की लहूलुहान लाश निकली, जो कि छठी और आखिरी लाश थी और उसका सर भी खुला पड़ा था। इन 6 लाशों को देखने के बाद इन तीनों के होश उड़ गए। अन लोगों ने तुरंत अपने बेटे को इस बात की खबर वहां की पुलिस और वहां के मेयर को बताने के लिए भेज दिया। दरअसल इन तीनों के साथ साथ वहां लॉरेंस रिटन बावर का एक बेटा भी गया था, जो कि बाहर ही खड़ा था। लॉरेंस का बेटा तुरंत उसी वक्त एक आदमी जो कि उस वक्त फार्म हाउस के सामने से गुजर रहा था, साइकिल पर बैठकर पुलिस और मेयर को ये खबर देने के लिए निकल गया और रास्ते में उन दोनों को जो मिला उन सबको उन्होंने फार्म हाउस में हुए मर्डर के बारे में बता दिया। धीरे धीरे एक खबर पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि एक छोटे से गांव में 6 मर्डर का होना बहुत बड़ी बात थी और एक एक कर सारे गांव के लोग वहां पहुंच गए और वहां भीड़ लग गई। जिसने भी वहां का मंजर देखा वो अंदर तक दहल गया। थोड़ी देर बाद ही 2 पुलिस वाले और वहां के मेयर भी वहां पहुंच गए और 6 लाशें देखने के बाद मेयर और उन 2 पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद ये खबर ऊपर के डिपार्टमेंट में पहुंचाए गए और 6 मर्डर की बात सुनकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। अगले 1 घंटे के अंदर वो फार्म हाउस एक बहुत बड़े क्राइम सीन में तब्दील हो गया और पुलिस वालों का वहां तांता लग गया। आधी रात के करीब म्यूनिक पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव जॉर्ज रेन ग्रूबर भी वहां पहुंच गए। इसके बाद सभी 6 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए एक जगह रखा गया और डिटेक्टिव रेन ग्रोवर ने अपनी तफ्तीश शुरू की, मगर उन्हें साइंटिफिक एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस के आने से पहले तक लोग बिना किसी रोक टोक के पूरे फार्म हाउस में घूम रहे थे, लाशों को इधर उधर कर रहे थे, उसे छू रहे थे, घर की हर चीज को उठा उठा कर देख रहे थे, जिसकी वजह से पूरा क्राइम सीन बर्बाद हो गया था। और तो खैर अब क्राइम सीन तो बर्बाद हो गया, पर जब डिटेक्टिव रेन ग्रोवर ने दूसरी चीजों को देखना शुरू किया तो उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की, और वो ये कि जो फार्म हाउस के पालतू जानवर थे उन सभी को टाइम पर खाना खिलाया गया था। गाय भैंसों का दूध भी निकाला गया था, किचन में ताज़ा ताज़ा खाना भी बना हुआ था और खाने पीने का जो सामान था वो भी लगभग खत्म होने वाला था, जिसे देखकर पहली नज़र में तो यही लग रहा था कि मर्डर को हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता, पर क्योंकि डिटेक्टिव रेन ग्रोवर को घर के अंदर से और कोई सबूत नहीं मिला जिससे चीजें और साफ हो, इसलिए वो अब पोस्टमार्टम के होने का इंतजार करने लगे कि शायद उससे ही कुछ क्लू मिल जाए। उधर अगले दिन ये खबर मुनिक से होते हुए पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल गई और हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी। इसको पढ़ने के बाद हर इंसान चौंक उठा और पूरे जर्मनी में चारों तरफ अडोल्फ हिटलर के साथ साथ हिंटरकैफे मर्डर की ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि उस जमाने में एक रात में एक परिवार के 6 लोगों का इतनी बेरहमी से कत्ल होना बहुत बड़ी बात थी। इधर मर्डर केस 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1922 को उस फार्म हाउस के अंदर ही सभी 6 लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है, मगर जो चीजें पोस्टमार्टम में सामने आई उसने इस केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया, और वो चीजें क्या थी उसके बारे में मैं आपको इस कहानी के दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो इस कहानी के पहले पार्ट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी।
आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं मिलूंगा अब आपसे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।